नमस्कार। पूर्णिमा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गर्भवती सासू माँ। हद हो गई। इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए रोहन जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो रोहन इतना भड़क रहा था? दरअसल शीला जी और प्रकाश जी, जो कि रोहन के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से ही रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रोहन और रीमा की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। जब रोहन ने अपनी पत्नी रीमा को ये खबर दी तो क्रोध के कारण रोहन का शरीर कांप रहा था। लेकिन रीमा की समझ में यह नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। पर अपने पति के गुस्से के सामने वो कुछ न बोल सकी। रीमा चुपचाप रोहन की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न कौंध रहा था कि इस सब से उसकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। रीमा का पति रोहन अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी रीमा की नंद हैं सोनल। रीमा के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। रीमा अब तक ये समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वो उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वो इस घर में ब्याह कर आई थी, उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। रीमा भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को रीमा के ससुर प्रकाश जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया, तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। प्रकाश जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी वो अपने बच्चों को बुलाते थे तो वे डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वे थोड़ा डांट डपट कर बात करते थे। लेकिन वे दिल के बेहद नर्म हैं। वे एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। रीमा के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। आज प्रकाश जी के बुलाने पर भी रोहन और सोनल दोनों में से कोई नहीं आया, तो रीमा खुद ही खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि पिता और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे। आम दिनों में तो रीमा अपनी सासू माँ और नंद सोनल के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और रोहन के ऑफिस लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाया करते और बातें करते। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब रीमा अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? रीमा की बात सुनकर रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और तुम मेरी पत्नी हो। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। रीमा हैरान थी कि यदि वो रोहन की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई नहीं थी, इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और रीमा के ससुर प्रकाश जी की आवाज आई, बेटा रोहन। परंतु रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फेसबुक पर व्यस्त था।
रीमा ने दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर आने को कहा तो प्रकाश जी बोले, नहीं बेटी, अभी नहीं। मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वह चले गए। सोनल को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। रीमा ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाजा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हॉल में प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ सिर झुकाए बैठे थे। सामने रोहन बैठा था और रीमा उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वो पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर रीमा को भी रोना आ रहा था। तभी रोहन ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको? जल्दी कहिए, मुझे काम है। रोहन ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। प्रकाश जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। रोहन गुस्से में बोला, जी हाँ, जानते हैं। तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी, आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है? मुझे तो समझ नहीं आती कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। अपने पति की बात सुनकर रीमा कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपने सास ससुर की ओर। मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी प्रकाश जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी रोहन ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, सोनल की सहेलियां हैं, रीमा के मायके वाले हैं, वह सब लोग क्या सोचेंगे? सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सिर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बात करते देख शीला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रीमा ने झट से उन्हें अपने गले से लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु रोहन बोलता गया, ये सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊंगा और आप अपने तरीके से। सोनल क्या करेगी वो खुद जाने। प्रकाश जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उधर शीला जी की आंखों के आंसुओं की धारा रुक ही नहीं रही थी। तभी प्रकाश जी बोले, मतलब ये कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? रोहन सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, न ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी प्रकाश जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। जी नहीं, इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत जग हंसाई करा चुके हैं। ऐसा कहकर रोहन अपने कमरे में वापस चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। रोहन और सोनल दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाह से देखते। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वो केवल उनकी बहू रीमा ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हाल चाल बांटती, अपनी सास के बालों में तेल लगा देती। परंतु रीमा ने महसूस किया कि अब उसकी सासू माँ पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। रीमा और प्रकाश जी उन्हें खुश रखने की कोशिश करते, परंतु ज्यादा सफल नहीं हो पाते।
रोहन को ये कतई पसंद नहीं था कि रीमा उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके रहते हुए वो चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक शीला जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टियां होने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया कि चल फिर नहीं सकती थी। प्रकाश जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते। कभी तो अपनी पत्नी के पैर दबाते, कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो भी साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर रीमा आश्चर्यचकित रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद रोहन और उसकी बहन सोनल का दिल बिल्कुल न पसीजा। एक दिन रीमा के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। रीमा ने बड़ी हैरानी से कहा, यह क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? रीमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी पालेगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे समझाया है कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी जरूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर रीमा ने अपनी माँ की कोई और बात सुने बिना फोन रख दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने रीमा को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी रीमा ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी, लेकिन इस उम्र में ये सब कारनामे? कहते हुए आंटी हंसने लगी। तो रीमा ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए रीमा जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने भी कहा, ये दिन देखने बाकी रह गए थे। रीमा को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु किसी बात का जवाब न देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी तो रीमा ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे। खासतौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति रोहन के वो फेवरेट थे। आज रीमा ठान चुकी थी कि वो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज रोहन और सोनल को भी सख्ती दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बिठाएगी। अभी ये सब सोचकर थोड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई ही थी कि अचानक प्रकाश जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना। तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए रीमा डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वो पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे रीमा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। आप बस भगवान को याद करो बेटा, अभी अभी रोहन को फोन करो, वो ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। प्रकाश जी ने रीमा से कहा तो रीमा ने तुरंत मोबाइल उठाकर रोहन को फोन लगाया। बेल जाती रही, परंतु रोहन ने फोन नहीं उठाया। न जाने कितनी बार उसने फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था।
घबराकर रीमा ने सोनल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सोनल जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। ये बात सुनकर सोनल बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु रीमा हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारे भैया को फोन किया तो उठा नहीं रहे। ये सुनते ही सोनल अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और रीमा को देखते ही बोले, रोहन ने क्या कहा बिटिया? वो आ रहा है क्या? नहीं पिताजी, वो फोन नहीं उठा रहे। तभी प्रकाश जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल रहे थे। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? रीमा ने पूछा तो वो बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ। तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी, बाहर तो तेज बारिश है। पर बेटी, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और तेजी से बाहर निकल गए। इधर रीमा और सोनल माँ का ख्याल रखने लगे। रीमा ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से कांप रही थी। तभी पास में बैठी सोनल रोने लगी। रीमा ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ भाभी, क्या वो हमें माफ कर देंगी? बताओ ना, वो पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी ना? तभी रीमा बोली, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वो माँ को जल्दी स्वस्थ कर दें। इस समय शीला जी ने सोनल को अपने पास बुलाया। सोनल एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। शीला जी ने इस हालत में भी उसके सिर पर हाथ रखकर थपथपाया। इधर रीमा अपने पति को फिर से फोन करने लगी, परंतु फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी रीमा को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फोन किया, माँ भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है। आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो। अस्पताल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह ही अपनी कार से शहर से बाहर गया है। रीमा की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। वो तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। तभी सोनल बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही प्रकाश जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या रोहन वापस आ गया है? ये सुनते ही रीमा ने अपना सिर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फोन स्विच ऑफ है। रीमा बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ। तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आओ। सब लोग जैसे तैसे शीला जी को ऑटो तक लेकर गए। प्रकाश जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और वे तीनों ऑटो में पीछे बैठे थे। प्रकाश जी बार बार मुड़ मुड़ कर शीला जी की ओर देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज न जाने उन्हें छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया। रीमा ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उधर सोनल अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी शीला जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर प्रकाश जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे ही रह गए। तभी रीमा ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी प्रकाश जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब,
आपको जो उचित लगे वह कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्रीमेच्योर है और हालात क्रिटिकल हैं, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। प्रकाश जी चुपचाप ये बात सुनते रहे। रीमा अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे जो यहाँ काम आ गए। ये देखकर प्रकाश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी रीमा बोली, पिताजी आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर रहे हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर प्रकाश जी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें उनके गालों पर ढुलक आई। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। रोहन को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु वह अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो आपको, बेटा हुआ है। रीमा और सोनल दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। लेकिन तभी प्रकाश जी ने डॉक्टर से पूछा, और मेरी पत्नी वह कैसी हैं? ये बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। प्रकाश जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। कंपकपाते पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रीमा उठ खड़ी हुई। तभी नस बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। रीमा ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने रीमा के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और रीमा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और सोनल से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी सोनल ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। प्रकाश जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर रीमा और सोनल भी खुद को रोने से रोक ना पाए। लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद सो गया था। शाम के वक्त जब रोहन घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को न पाकर उसका दिल अनजाने से डर के कारण कांप उठा। फोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान था कि रीमा की 10 मिस्ड कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर पूछने लगा, उसी समय उसके पिता प्रकाश जी का फोन आया। रोहन, जो अभी तक अपने पिताजी से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप सब? माँ तो ठीक है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट्स रखी हैं। तुम उन रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। रोहन ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागज पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर बिखर गए। तभी रोहन की नजर एक कागज पर पड़ी जो शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। रोहन ने उत्सुकतावश उस कागज को उठाया। उस पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर रोहन की तो जैसे जान ही निकलने लगी। पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्य की तरह थी। न जाने उसकी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे।
कुछ महीनों पहले पति की भी मृत्यु हो गई और आज वो खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके वो आखिरी शब्द। मालकिन, आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा रोहन मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे और उसे ये तक पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर रोहन पसीने से तरबतर हो गया और धम से जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वो दोनों तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। मुझे ये सोच सोच कर रोहन की जैसे जान ही निकलती जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ, तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। प्रकाश जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछे। उसी समय रोहन ने देखा कि एक नस दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और कपकपाती आवाज में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना जी, देखिए शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। उसी समय रोहन बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। जब रोहन ब्लड डोनेट करके कैबिन से बाहर आया तो रीमा के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी रीमा ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? रोहन ने नन्हे को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें शीला जी से मिलने की इजाजत मिली तो रीमा और रोहन माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा रोहन के हाथों में था। रोहन को देखते ही शीला जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए। लेकिन रोहन अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लानि भरे स्वर में बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए। शीला जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ लड़के, रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से रोहन और रीमा को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को चूमा और रोहन से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन यह मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसकी कभी उपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर रोहन का सीना कांप उठा। रीमा माँ ये क्या कह रही हैं? वो हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? माँ, इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, अब यह आपका नहीं मेरा बेटा है, लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी, समझी आप? उधर बाहर कुर्सी पर बैठे प्रकाश जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और सोनल उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी रोहन पागलों की तरह कैबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। प्रकाश जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वो एक डॉक्टर के साथ लौटा। सभी उसके पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने शीला जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि शीला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
रोहन अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया। अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ माँ। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब वही शख्स हमसे दूर चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में शीला जी मौत से जरूर हार गई, लेकिन उनका प्यार जीत गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।